साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे, ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि इस तरह के पूरे इशारे मिल चुके हैं और लगभग तय हो चुका है। जुबान से बातें आ चुकी हैं कि साथ चुनाव लड़ेंगे, पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हरियाणा के लिहाज से ये बात बहुत अहम है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद जहां प्रधानमंत्री ने यह कहा अपने संबोधन में कि मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे और भारत हमारे ही नेतृत्व में दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनेगा, आर्थिक ताकत बनेगा। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि सबने ये तय किया है कि फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो ये हरियाणा के लिहाज से बहुत अहम है। एक रिपोर्ट देखिए और इस पर फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिशन 2024 किस तरह गंभीर है, अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की लगभग सभी पार्टियां मंगलवार के दिन अलग अलग बैठकों में मौजूद थी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हम साथ चलेंगे और मजबूती के साथ फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे। आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। एक तरफ जहां विपक्ष की 26 पार्टियों ने महागठबंधन बनाकर और इसका नाम इंडिया रखकर बीजेपी एनडीए को हराने का संकल्प लिया, तो वहीं दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में 38 पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस सब के बीच जब जेजेपी भी एनडीए की बैठक में शामिल हुई तो चर्चाएं हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर चल रही थी। उस पर भी एक जवाब मिल गया है। हरियाणा में 2024 में साथ चुनाव लड़ने के लिए आधा जवाब तो तभी मिल गया जब जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला बैठक में शामिल हुए। और फिर बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कह दिया कि 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैसे एनडीए को और मजबूत किया जाए और 2024 के अंदर तीसरी बार एनडीए को मजबूती से देश में लाया जाए, उस पर अपनी चर्चा भी करी, विषय भी रखा। और बड़ी खुशी की बात है कि 25 साल के इस एनडीए के सफर में आज एनडीए 24 दलों से शुरू हुआ था और आज 39 दलों पे पहुंचा है। और मैं ये मानता हूं कि देश के प्रत्येक कोने से राजनेताओं का जुड़ना एनडीए की मजबूती और ताकत को दर्शाता है। और आने वाले समय में भी एनडीए इसी तरीके से मजबूती के साथ बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा देश में लाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात और विश्वास फिलहाल हरियाणा में भी यही इशारा कर रहा है कि हम साथ चलेंगे और साथ लड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल साहरन जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार आप दोनों को, स्वागत है आपका। दीपकमल साहरन जी और विधु रावल जी, क्या मैं आपको अभी मुबारकबाद दे सकता हूं कि आप लोगों का गठबंधन अब मजबूत हो चुका है और ज़्यादा, और साथ में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, पक्का हो चुका है, तय हो चुका है, कि इसमें कुछ अभी और थोड़ा सा शक और शुबा बाकी है? दीपकमल साहरन जी। देखिए नासिर भाई, हमारी तरफ से पहले भी हमने जब बात हुई, चाहे नेताओं के स्तर पर या किसी और स्तर पर, हमने हमेशा ये कहा कि हमारी पार्टी एक मजबूत सरकार देने के लिए और हरियाणा का तेजी से विकास करने के लिए और हरियाणा की जनता के जनादेश के अनुसार उन्होंने जैसा आदेश 2019 में दिया था उसके हिसाब से गठबंधन में आई थी। और हमने पिछले 3.5-4 साल में अपने हिस्सेदारी की जो गठबंधन की जिम्मेदारी है वो हर हिसाब से ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ निभाई है। हमारी पार्टी विस्तार के दौर में है, नई पार्टी है और हम अपना संगठन भी धीरे धीरे आगे मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को सक्षम बना रहे हैं कि हम और ज़्यादा मजबूत बने आने वाले टाइम में। उस दिशा में हमारी पार्टी के नेताओं ने हमेशा से ये कहा कि हम गठबंधन के साथ चलने के पक्षधर हैं। लेकिन जैसे बीच बीच में कभी आप लोगों को भी डाउट हुआ या कुछ लोगों को और की कोई और इच्छा हुई, तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी भी पूरी हिसाब से रखते हैं कि हमारा संगठन, क्योंकि प्रदेश स्तर की पार्टी कम से कम हम मजबूती से बने
उसके बाद फिर दिल्ली और राजस्थान में भी हमें अपना संगठन देखना है। तो जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से राजनीतिक दल आगे चलते हैं। मैं इस बात को एक सुखद संकेत मानता हूं कि एनडीए की जो महत्वपूर्ण बैठक कल हुई उसमें जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी को न्योता दिया गया और हमारे 2 वरिष्ठ नेता वहां पर गए और उनकी बातचीत हुई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या उनके साथ जो लोग हैं उन जैसे ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए और एक ऐसी सरकार देते रहने के लिए जो कि लोगों के हित में काम करे, ऐसा गठबंधन रहना चाहिए लोकसभा के चुनाव में भी और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी। हमारी पार्टी हर सूरत के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कि हमारी पार्टी के नेताओं ने हमेशा अपनी नीयत और अपना इरादा बताया है कि हम गठबंधन के पक्षधर हैं। जी विदु रावल जी, जाहिर सी बात है कि सुखद संकेत हैं और ये सुखद संकेत इस बात पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है 24 में साथ में चुनाव के मैदान में जाने वाला है। वो लोकसभा तक सीमित रहेगा या विधानसभा तक आगे बढ़ेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा तो लड़ेंगे लग रहा है पक्का, सिर्फ कहने की देर है। लेकिन जो नेता हरियाणा में बीजेपी के बहुत सारे नेता, कोई एक दो नहीं बहुत सारे नेता जेजेपी के खिलाफ लगातार ये कहते रहे कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके पास वोट बैंक नहीं है, इनके पास कुछ नहीं बचा, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इनको साथ में लेकर चलने से हरियाणा में बीजेपी का नुकसान होगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नासिर जी, 2014 में देश की जनता ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया था और वो महत्वपूर्ण फैसला जो है देश का जिस प्रकार से 2004 से लेकर 14 तक जो 10 साल जिसको लॉस्ट डेकेड बोला जाता है, एक पूरा दशक जो भारत ने खो दिया, अपॉर्चुनिटीज का दशक, उस दशक को याद करते हुए 2014 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एनडीए की एक बहुत मजबूत सरकार बनी और उसके बाद वो कुनबा बढ़ता रहा। यहाँ हरियाणा में भी जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का हमें सुखद साथ मिला और इनके साथ एक बहुत मजबूत सरकार हरियाणा में जिसका एक डीप नैरेटिव है, और वो डीप नैरेटिव क्या है? सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण। इन मुद्दों पर हम जो है इकट्ठे हुए। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका नाम रखा, वो दरअसल कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम थे, गरीब तक लाभ पहुंचे व्यवस्थाओं का। और लुटेरों और खुशेरों से जिस प्रकार से जनता ने सत्ता खोज कर अपने हाथ में सत्ता ली थी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी थी जब, तो उसी क्रम पर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत मजबूत, एक बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ये दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है, ये चट्टान जैसा मजबूत गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने साथी जननायक जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार हम हरियाणवियों की सेवा कर पा रहे हैं, हरियाणवियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, हरियाणवियों के जीवन को सुगम बनाने में हमने जो मील का पत्थर जो है अचीव किया है, मुझे लगता है कि इसी दृष्टि से जो है एनडीए के अंदर जेजेपी को बुलाया गया उस बैठक में, और जेजेपी ने वहां पर बैठक में जेजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार पहुंचकर खुद को भी मजबूत भारत के साथ जोड़ा। आज लड़ाई सीधी सीधी है, मजबूत भारत बनाम मजबूर भारत। अब इस मजबूत भारत के साथ जो जनता भारत को मजबूत देखना चाहती है, उस देश को जिसने रिकॉर्ड समय में 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफर तय किया है, जिसने रिकॉर्ड समय में दुनिया की 10वीं आर्थिक महाशक्ति से 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी है, उस मजबूत भारत में जिसमें 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो कोई भी दल जो है, कोई भी अच्छा दल जो है, लाइक माइंडेड दल जो है, पॉजिटिव सोचने वाला दल निश्चित तौर पर जो है ऐसे ही लोगों के साथ चलेगा। दूसरी तरफ तो हम देख रहे हैं लुटेरों की फौज खड़ी है, भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी है। उन भ्रष्टाचारियों से इस देश को बचाना है, इस देश की जनता के साथ जो है चलना है, इस देश की जनता की आवाज बनकर निरंतर काम करना है, गरीब के लिए काम करना है। इस मैंडेट के साथ हम निरंतर काम दीप कमल जी, एक और सवाल है कि जो विपक्ष की बैठक हुई है तो उसमें फिलहाल इस तरह की कुछ रणनीति बनी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सब मिलकर लड़ें, अपना वोट बंटने नहीं देंगे। राज्यों में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें फिर शायद अलग अलग सब लड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट में 2 पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाती हैं। तो क्या यहाँ भी इस तरह की कुछ सूरत निकल सकती है कि एनडीए में भी ऐसा ही कुछ प्लान किया जा रहा हो? और दूसरी बात ये कि विपक्ष का ये भी कहना है कि ये बीजेपी को, एनडीए को डर सता रहा है, तभी तो जब हमने बैठक की तो इन्होंने भी बैठक की है, और 38 दल एक साथ आना ये परेशानी का सबब है कि इनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि एनडीए की बैठक में रणनीति क्या हुई, ये तो वहां पर जो मौजूद नेता थे उनके बीच की बात है, और क्योंकि उसके बाद कोई
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या औपचारिक रूप से मीटिंग का जो एजेंडा या जो टॉपिक्स वहाँ पर हुए वो कहीं नहीं रखे गए हैं, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई स्पेकुलेट करना, अंदाजे लगाना मेरे लिए तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कौन डर गया और क्या है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लोकप्रियता है आज के दिन, वो इतनी ऊपर है बाकी किसी से भी कि इस बात को कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी की टीम ने, सबने ये पहचान लिया कि इस व्यक्ति से और इनके नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी अकेले किसी भी हालत में मुकाबला नहीं कर सकती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव भी उन्होंने देख ली, बाकी जो कोई अवसर आए तब भी देख लिया। उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं समझा है और ये सद्बुद्धि कहीं ना कहीं उनको आई है जो अब तक कहीं भी नहीं आई थी, कि अकेले चल के कुछ कर ले, ऐसा कांग्रेस पार्टी में दम नहीं बचा है, ऐसा राहुल गांधी के नेतृत्व में दम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जो 20 साल पुराना जो उनका अलायंस था यूपीए नाम से, उस नाम को भी त्याग कर दिया। उन्होंने ये देख लिया कि यूपीए में दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी लेड अलायंस कहा जाए, कांग्रेस और सहयोगी दल कहा जाए, इस बात में दम नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक अलायंस बना है या कुछ दल इकट्ठा हुए हैं, इस बात में दम नहीं है। और उन्होंने आड़ ली है इंडिया शब्द की। ये कहीं ना कहीं एक अनैतिक है और अपने स्वार्थ के लिए देश के नाम को इस्तेमाल करना और देश के नाम की आड़ में पीछे अपनी कमियों को ढकना और उस बूते यूं कोशिश करना कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी पूरी हो जाए, ये उनके कमजोर व्यक्तित्व को दिखाता है। जो अलायंस इकट्ठा हुआ है उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसके अंदर ममता बनर्जी जी ने भी इस शब्द पर इतना जोर दिया, बाकी लोगों ने भी जोर दिया और उस बात को कह दिया जो उनके मन में है कि इंडिया को कैसे हराओगे, इंडिया से कैसे लड़ोगे। यानी कि वो चाहते हैं कि जब इधर से एनडीए के लोग ये कहें कि इंडिया जो अलायंस है वो जीत नहीं पाएगा, हम इंडिया के उम्मीदवारों को हराएंगे, तो लोगों में इस बात की एक गलत भावना जाए कि हम इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये किसी एक दूषित मानसिकता से निकला हुआ कोई ना कोई ऐसा एजेंडा है। लेकिन विदु रावल जी, इस तरह की बातों से क्या जब बयान दिए जाएंगे, निशाना साधा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ झेप जाएंगे नेता कि इंडिया को हराएंगे, इंडिया से हम जीतेंगे, इंडिया हमारे सामने कुछ नहीं है, जिस तरह से दीप कमल जी कह रहे हैं, या बीजेपी के पास इस चीज़ों का भी, तमाम चीज़ों का तोड़ है? देखिए, इंडिया जिसको भारत कहते हैं, जिसका हिंदी शब्द भारत है, असल में भारत ही भारत का नाम है। अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ ये शब्द इंडिया है। भारत जो कि हिंद महासागर से शुरू होकर जिस प्रकार हिंद पर्वत तक पहुंचता है, जिस प्रकार अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस भूभाग को भारत कहा जाता है, उस भारत के लिए इस देश ने त्याग किया है। वो भारतस्य जो इसको हम कहते हैं, वो भारत भूमि जो है, जिसके लिए असंख्य लोगों ने, वीर बलिदानियों ने प्राण के त्याग किया था। तो ये कुछ लंबे समय से जो है, लगभग 3-4 दशकों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत बनाम इंडिया की लड़ाई है। इंडिया आज एक सिंबल बन चुका था ल्यूटियंस में बैठकर शाम को दारू पार्टी करने वाले कुछ लोगों का। इस प्रकार से, और भारत जो है, जो कि गांव में, गरीब में बसने वाला भारत, गऊ में बसने वाला भारत जो है, वो आज अपने आप को वंचित महसूस कर रहा था। आज जब लड़ाई ये सामने सामने होगी उन लोगों की जो कि इंडिया नाम का उपयोग करते हैं लेकिन इंडिया की आत्मा से नहीं है। मैं इतनी बात जरूर आपके बीच में कहना चाहूंगा, आचार्य अरविंदो का कहा हुआ है कि जिस प्रकार शरीर के अंदर आत्मा का काम होता है, उसी प्रकार से जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत का स्थान है। भारत जो है एक भूभाग नहीं, एक आत्मा के रूप में, एक वैचारिक चिंतन के रूप में है। उस वैचारिक चिंतन को जो है भारतीय जनता पार्टी ने और उससे पहले राष्ट्रीय जनसंघ ने जीवित रखा था। आज इन लोगों को मजबूर किया हमने, और ये जो है आज आकर भारत और इंडिया के नाम का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विधु रावल जी, दीप कमल सहारण जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक संक्षिप्त चर्चा, एक कोशिश थी कि क्लियर हो बातें, और ये क्लियर हो रही हैं कि अब दोनों पार्टियां, जेजेपी और बीजेपी, हरियाणा में आने वाले चुनाव में एक साथ जाने वाली हैं। इस तरह के संकेत पूरी तरह से मजबूती के साथ मिलने शुरू हो चुके हैं।